वैसे तो अगर आप नोटिस करें तो ज्योग्राफी की स्टडी में अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करना नहीं इंक्लूड होता, लेकिन हमारे लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है अगर हम कुछ बेसिक कंक्लूजन्स तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी क्या है वो बेसिक कंक्लूजन्स। बेसिकली जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल बढ़ रहा है तो क्या होता है, हम खाने होती हैं जिसमें से मटीरियल निकालते हैं, जैसे कोयले की खान, लोहे की खान, एल्यूमिनियम की खान, हर चीज़ जो है वो ज़मीन को खोदते हुए निकालते हैं। जैसे हम माइनिंग एक्टिविटी कहते हैं, माइनिंग एक्टिविटी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मेटल्स की ज़रूरत पड़ रही है, मेटेलिक मटीरियल, नॉन मेटेलिक मटीरियल, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है हम इसे माइन कर रहे हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम माइनिंग करते करते वो माइंस डे बाई डे अब खाली हो रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, हमें बहुत ही डीप माइनिंग करनी पड़ रही है। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, दो चीज़ें ध्यान में रखना। अगर मैं इस तरह से बात करूँ आपसे, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये ओशियंस हैं, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे आप लोग, ये वाटर लेवल है, ये सारा है। और अगर अब मैं इसको मिटा दूँ तो ये सरफेस, ये जो होता है इसको ओशियन फ्लोर कहते हैं, दिस इज ओशियन फ्लोर। ठीक है, और इसी पे पानी टिका हुआ है, दिस इज कॉन्टिनेंट। तो आप देख सकते हो कॉन्टिनेंट कितने गहरे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो आप अगर यहाँ से ड्रिल मारना शुरू करते हो तो ये आपको यहाँ तक आना होगा, और अगर आप डायरेक्ट ओशियंस में जाके ड्रिल मारते हो तो यहाँ से यहाँ तक में पहुँच जाओगे, है ना। तो मेन कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलप हो रही हैं वैसे वैसे हमें डीप माइनिंग करनी पड़ रही है। तो कॉन्टिनेंट्स में भी माइनिंग डीप करनी पड़ रही है और ओशियंस में जा करके अब हमें माइनिंग करनी पड़ रही है। तो मेन कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड के बहुत बड़े रिजर्व जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, मैग्नीशियम है, पॉलीमेटेलिक रिड्यूस होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो जितनी ओशियंस में हैं उतनी कॉन्टिनेंट्स में नहीं है। तो ये जो ओशियन फ्लोर है ये बहुत बड़े पैमाने पर भरा पड़ा है इन रिसोर्सेज के साथ, लेकिन कंसेप्ट ये है कि इसे माइन करने के लिए हमारे पास सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। सो जैसे जैसे हमें माइनिंग एक्टिविटीज इंक्रीज करनी होंगी हमें अर्थ के इंटीरियर्स की नॉलेज होनी जरूरी है। सो क्यों स्टडी कर रहे हैं हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में? Why the question arises कि why हम क्यों स्टडी करते हैं? तो उसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है very much reason is new era mining techniques, new era mining avenues या prospects के थ्रू या एवेन्यूज के थ्रू। तो इसकी वजह से हम करते हैं। हमें अर्थ का इंटीरियर अगर पता होगा तो जैसे चैप्टर मैं करा रहा हूँ ना, चैप्टर इसलिए भी करना, चैप्टर में ना बुक के अंदर कंक्लूसिव पार्ट कम है, बहुत बकवास चीज़ें पूरी जा रही हैं, आप इसमें लॉस्ट होके मत रह जाना। आप एक सीक्वेंस से चलना और एक सीक्वेंस से चैप्टर खत्म करना, ठीक है। तो मेन बात ये है यहाँ पर कि न्यू एरा माइनिंग प्रोसेस की वजह से ये किया जा रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है हम क्यों स्टडी इंटीरियर ऑफ अर्थ स्टडी करते हैं। स्टडी के अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलने से हमें बहुत बड़े पैमाने पर यूनिवर्स की मिस्ट्री सॉल्व करने में हेल्प होगी, क्योंकि हमारा मानना ये है कि ये सभी कुछ एक सिंगुलरिटी से बना है। और अगर हम सब सन से बने हैं तो अगर हमारे प्लैनेट का स्ट्रक्चर हमें पता होगा तो बहुत बड़े पैमाने पर हम बाकी के प्लैनेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो हमें बहुत हेल्प हो जाती है कॉस्मोलॉजी को स्टडी करने के लिए अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता लगा, ठीक है। तो अदर प्लैनेट्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, किस प्लैनेट पे लाइफ होगी नहीं होगी, कौन से प्लैनेट पे किस तरह का मटेरियल है, जो मेटेरॉइड आकर के गिरते हैं उनमें किस तरह का मटेरियल हो सकता है। मेटेरॉइड की स्टडी करके हम अपने अर्थ के इंटीरियर की भी स्टडी करते हैं कि हमारे अर्थ का अंदर का मटेरियल कैसा है।
मीटराइट की स्टडी करने से हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज डिसाइफर अदर प्लैनेट्स स्ट्रक्चर। अदर प्लैनेट्स के स्ट्रक्चर्स को हम डिकोड कर सकते हैं, इसको कहते हैं, या बड़े बड़े लिखे लोग कहते हैं डिसाइफर, मैं थोड़ा डेसिफर ही बोल सकता हूँ, ठीक है। तो डेसिफर। अगली बात अगर हम करें कि क्यों हम करते हैं, तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसकी वजह से हम स्टडी करते हैं, दैट इज अनदर, और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जिसकी वजह से हम करते हैं। अगर आप डिजास्टर्स की बात करें कि कौन कौन से डिजास्टर्स होते हैं, तो सबसे डेडलीस्ट डिजास्टर होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि एक तो पहले खुद आता है फिर सुनामी लेके आता है। अगर कभी समुद्रों में हो जाए अर्थक्वेक तो खुद भी आता है पहले और बाद में सुनामी भी लेके आता है, और अगर खुद भी आता है तो बहुत बड़े पैमाने पर विद इन अ मिनट्स प्लान कर देता है। आप भुज का अर्थक्वेक देख लीजिए, आप अभी रिसेंटली नेपाल अर्थक्वेक आपके सामने है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हिलाया है। और दुनिया का शायद ऐसा कोई कोना हो जो अर्थक्वेक से प्रभावित नहीं है। अर्थक्वेक यानी कि भूचाप, भूकंप, भू में जब कंपन होता है वही है भूकंप। तो मेन बात ये है कि अगर मैं आपसे एक बात करूं तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अर्थ की हीट का सोर्स कौन कौन है, अर्थ की हीट सोर्स कौन कौन है। तो मेन बात ये है कि सन एंड अर्थ इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर। तो सन से हमें एक तो हीट मिल रही है अर्थ के लिए, और हमें अर्थ के इंटीरियर से हीट मिल रही है। जो सन से हीट मिलती है हमें, ये हीट जो है ये क्या करती है, ये एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना में इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, सारा कुछ जो होगा वो सन की हीट की वजह से होगा, ठीक है। उसके बाद वेदरिंग, रॉक्स का टूटना फटकना, तो यानी कि डेनुडेशन, इरोजन, सब कुछ सन की हीट, यानी कि हीट इंजन ऑफ द सन जो है वो डिसाइड करता है डेनुडेशन, इरोजन यानी कि डिस्ट्रक्शन। सो डिस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी है सन की हीट इंजन में। और अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो इसकी वजह से होती है वोल्केनिज्म में सारा कुछ क्या रहता है, मैग्मा चैम्बर बनना, ऊपर उठना, वोल्केनोस बनने। उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो अर्थक्वेक, उसके बाद आप नोट करो तो फोल्डेड और फॉल्टेड माउंटेन्स। तो अगर आप नोटिस करें तो प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, लेक्स, ये सारा कुछ डिपेंड करता है अर्थ के इंटीरियर पे। अर्थ से जो चीज़ें निकलती हैं, जब अर्थ के अंदर का मैग्मा चैम्बर, वो जो साइकिल मैंने बनाया था वो घूमता है तो दो प्लेटें टकराती हैं, तो उससे बनते हैं फोल्डेड माउंटेन। जब वो दूर जाता है तो लावा बाहर आता है, उससे बनता है क्रस्ट, प्लेन एरिया। अगर एक रीजन डूब गया समुद्र में तो वहाँ पे वो लैंड खत्म हो गया, एक रीजन समुद्र से ऊपर इमरजेंस हो गया तो वो प्लेन एरिया बन गया। ऐसे ही प्लेट्यूज बनते हैं, सब कुछ ऐसे ही बनता है। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव, तो अर्थ का इंटरनल हीट इंजन कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, और जो एक्सटर्नल हीट इंजन है दैट इज सन, दैट इज फॉर द डिस्ट्रक्शन, दैट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो जिन प्रोसेसेस की वजह से ये सारा कुछ, जितने भी फीचर आज हमारे सामने हैं, आपकी आंखों के सामने, जो प्लेन है जहाँ पे आप रह रहे हो, जो माउंटेन है, जो पठार हैं, प्लेट्यूड हैं, ये सब आपको दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष हैं। ये कहाँ से है? भीतर से, पृथ्वी के भीतर से। तो इनका ज्ञान अनिवार्य है। और इसको समझने के लिए कि पृथ्वी के अंदर क्या कैसा मटेरियल है, ये रॉक्स जो बनी है इनका क्या सब्सटेंस है, कहाँ से है, इसके लिए हमें अर्थ का इंटीरियर स्टडी करना ही होगा।
तो ये 3-4 कारण थे जिसकी वजह से हम उसका इंटीरियर स्टडी करते हैं। ओके, मेरे में बैठ गई बात। अब हम बात करते हैं कि हम स्टडी क्या करते हैं। अर्थ का इंटीरियर जो स्टडी करते हैं उसे क्या स्टडी करते हैं और किस वे में स्टडी करते हैं। शुरुआत से एक चीज से शुरुआत करते हैं, एक वर्ड से, दैट इज डेंसिटी। किसी तरह से ये पता लगा लिया गया, पता लगा लिया गया कि अगर दिस इज अर्थ, ये पता लगाया गया कि इसका जो बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर है दैट इज सेडिमेंट्री लेयर, यानी कि सेडिमेंट्री हिंदी होती है अवसादी चट्टानें, अवसाद। ठीक है, तो दिस इज सेडिमेंट्री लेयर, यानी कि फ्रेगमेंटेड मटेरियल, टूटा हुआ बिखरा हुआ मटेरियल, जैसे कि हमारी सॉइल है, मिट्टी है, जैसे सेडिमेंट्री ओरिजिन, इसका ओरिजिन सेडिमेंट्री। तो इसकी डेंसिटी का पता लगा लिया गया, जितनी भी हुई। देखिए इसकी डेंसिटी 2.7 से 3 पे लागू करती है। ठीक है, 2.7 से लेकर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो मेन बात यह है कि इसकी जैसी डेंसिटी का पता लगा, कैसे पता लगा, कई तरह के सैटेलाइट्स के थ्रू पता लगा और बड़े सारे उपकरणों के थ्रू ये पता लगाया गया कि ये इसकी डेंसिटी है। तो जब इसकी डेंसिटी का पता लगा हमें, तो हमें एक बात पता लगी कि वैसे अर्थ की ओवरऑल डेंसिटी ऑलमोस्ट 5.5। आपको जब मैंने अर्थ की डेंसिटी लिखवाई थी, मैंने बताया था कि अर्थ सबसे डेंस प्लैनेट है यूनिवर्स का। अच्छा, मुझे बताओ सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट कौन सा है यूनिवर्स का? सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट कौन सा भाई? मोस्टली बड़े सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट है। वाटर की डेंसिटी कितनी होगी फ्रेंड्स? इससे भी कम डेंसिटी कौन सा प्लैनेट की है? सैटर्न। अगर आपके पास इतना पानी है ना कि आप सैटर्न को डुबा सकते हो, तो आप सैटर्न को पानी में रखो तो तैरेगा। इतना बड़ा प्लैनेट तैरना शुरू कर देगा, इतनी कम डेंसिटी है। सबसे कम डेंसिटी वाला प्लैनेट है सैटर्न। ठीक है, 0.75। पता लग गया इसका भी आंसर कि शनि ग्रह की डेंसिटी सबसे कम है। और एक बात बता दूं आपको, इस तरह से है ना, अपनी अर्थ इंक्लाइंड है। अगर आप देखो तो अपने एक्सिस से इस तरह से इंक्लाइंड है ना, 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है और ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमते हुए जा रही है सन के अराउंड। 45 डिग्री इंक्लाइंड, लगभग 90 डिग्री इंक्लाइंड, और अब ऐसे घूम रही है चीज, सन के अराउंड जा रही है। तो यूरेनस इस तरह से, यूरेनस ऐसे लगता है जैसे सन के अराउंड क्रीप कर रहा है अपने ऑर्बिट से, क्योंकि वो 90 डिग्री इंक्लाइंड है। तो वो रोटेट करता हुआ दिखता है, ऐसा लगता है जैसे साइकिल का चक्का चल रहा है। ठीक है, ये बहुत सुंदर फिनोमेना है, ये भी क्वेश्चन आता होता है, इस बात को ध्यान रखो। चलो सुनो ध्यान से। तो डेंसिटी के बारे में स्टडी करते हुए पता चला कि ये डेंसिटी है। फिर वो बंदा कहता है यार ये तो गड़बड़ है, कहता 5.5 तो डेंसिटी कैसे बता रहे हो अर्थ की, कि अर्थ की डेंसिटी 5.5 है और अपर लेयर की डेंसिटी 2.7 है। तो इसका मतलब ये तो है कि अर्थ में डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डेंसिटी है। क्योंकि अगर एवरेज डेंसिटी 5.5 है तो किसी हाल अपर एयर की डेंसिटी अगर 2.7 है तो ये इससे तो कम है ना, तो किसी हाल अर्थ के इंटीरियर की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, अर्थ के इंटीरियर की डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। देखो बल्कि जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता लगा कि अर्थ के बाहर की डेंसिटी इतनी है और हमारे पास एक फिगर है कि अर्थ की डेंसिटी वैसे टोटल में इतनी है, तो ये फिगर इससे तो कम है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकले आई कि डेंसिटी वेरी करती है, डेंसिटी वेरी करती है ना। तो डेंसिटी वेरी क्यों करेगी? अगर मटेरियल वेरी करेगा तो, है ना। तो डेंसिटी की फिगर से हमें पता लगा कि वेरिएबल डेंसिटी है, वेरिएबल डेंसिटी है। तो इससे हमें पता लगता है कि वेरिएबल मटेरियल है, वेरिएबल मटेरियल है इंटीरियर में, है ना। मस्त दो कंक्लूजन निकल आई ना अपने पास। अब हम इन दो कंक्लूजनों को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये जो मटेरियल डेंस है, ये जो मटेरियल डेंस है
डेंसिटी वेरिएबल डेंसिटी है, मटेरियल भी वेरिएबल है। इसका रीजन, अब क्वेश्चन पैदा होता है इसका रीजन कि चलो फर्स्ट रीजन पता लग गया कि डेंसिटी इज वेरिएबल इन द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। Density is variable and material is also variable. Now the question is, what are the reasons for the variation in the density? क्यों है density variable? Reason क्या है? Reason है, सबसे पहला reason उन्होंने दिया pressure. Pressure उन्होंने reason दिया। इनका कहना ये है कि जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं वैसे वैसे एक जो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, सुपर इनकम्बेंट लोड, यानी कि ओवरलाइंग मटेरियल, या इसको ओवरलेइंग भी लिख सकते हैं, ओवरलाइंग मटेरियल भी लिख सकते हैं। कहीं पे ओवरलेइंग लिखा होगा, कहीं पे ओवरलाइंग मटेरियल। तो एक चीज अर्थ के सरफेस पे है, आप सपोज करो आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, गड्ढा खोल के मैं आपको अर्थ के अंदर डाल दूँ और ऊपर से मिट्टी डाल दूँ, आप तो दब जाओगे ना। और गड्ढा खोल के गहरा करके बोरवेल खोद के आपको उसमें डाल दूँ, फिर ऊपर से और मिट्टी डाल दूँ, फिर तो और बैंड बच जाएगी। तो इसी तरह से उसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, अर्थ के ऊपर जो मटेरियल है उसका लोड बढ़ता जाता है, और जितना लोड बढ़ता है तो ये साइंटिफिक फिनोमेना है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितना प्रेशर बढ़ेगा यानी कि सुपर इनकम्बेंट लोड जितना बढ़ेगा, यानी कि ओवरलाइंग मटेरियल जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उतना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। दिस इज वन लॉजिक। साथ वाले बंदे आए कहते हैं ओके योर कंक्लूजन एंड योर डेफिनेशन इज टोटली करेक्ट, बट देयर इज वेरी बिग लूपहोल। उनका कहना ये था कि हर एक चीज़ का, जैसे नॉर्मली आप बात करो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, हमने बीकर में पानी रखा, हमने आँच जलाई, पहले पानी का टेम्परेचर था 0 डिग्री, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 डिग्री। लेकिन वो 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर रेज नहीं होगा ना, क्योंकि उस पानी के टेम्परेचर की उस पानी के टेम्परेचर की एक टेंडेंसी है कि वो एक लिमिट के बाद रेज नहीं होगा, आप जितनी मर्जी हीट देते जाओ अनलेस अनटिल कि आप प्रेशर ना इंक्रीज करो। इसी तरह से रॉक्स का एक नेचर होता है कि रॉक्स की एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेंसिटी होती है, एक पर्टिकुलर प्रेशर, फिक्स अमाउंट ऑफ डेंसिटी होती है पर्टिकुलर प्रेशर पे। आप उससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओ, उससे ज़्यादा डेंसिटी नहीं बढ़ती। समझ आई? समझ आई है? डेंसिटी माने घनत्व। कोई चीज़ बड़ी सख्त होती है, बड़ी डेंस होती है, ठीक है? लेदर की बॉल बहुत डेंस होती है ना, उसकी डेंसिटी साइज होता भी नहीं है। ਤੇ जो ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। यानी कि किन्ने वॉल्यूम पे कितना मास हो, ठीक है? वॉल्यूम बहुत दा सेम है, लेकिन मास एक का 2 किलो है, एक का 200 ग्राम, दैट इज डेंसिटी। ते जिहदा मास घट है ਉਹਦੀ डेंसिटी घट होगी, जिहदा मास ਵੱਧ है ਉਹਦੀ डेंसिटी ਵੱਧ होगी, जेकर वॉल्यूम सेम है। आएगा समझ? एक बात ध्यान दे रखिए, हमें लॉजिकली याद कर। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद हम डेंसिटी बढ़ा नहीं सकते, ठीक है? तो वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद डेंसिटी बढ़ नहीं सकती, लेकिन जो कोर की डेंसिटी है, अगर ओवरऑल डेंसिटी 5.5 है, बाहर वाले सरफेस की डेंसिटी 7.7 है, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाली गई थी और ये पता है कि कोर की डेंसिटी ऑलमोस्ट 11 है। तो वो कह रहा है कि इतना प्रेशर नहीं क्रिएट हो सकता कि जो 11 डेंसिटी है वो प्रेशर की वजह से हो जाए। तो प्रेशर इज वन ऑफ द रीजन बट नॉट द ओनली रीजन। प्रेशर वाला कंसेप्ट जो है ये रूल आउट हो गया, प्रेशर वाला कंसेप्ट जो है वो रूल आउट हो गया। अब आता है अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट। तो अगर प्रेशर वाला कंसेप्ट रूल आउट हो गया तो एक नया कंसेप्ट का जन्म होता है कि नेचुरली अर्थ का कोर जो है, अर्थ का ये जो कोर है जिसको मैंने डार्क किया है, दिस इज सॉलिड, जिस पे मैंने बिंदियां डाली है, दिस इज लिक्विड। अर्थ का एक आउटर कोर है, इनर कोर है, ठीक है? तो अर्थ का ये जो कोर है नेचुरली ये किस मटेरियल से बना है? फिर हैवी मेटालिक मटेरियल, हैवी मेटालिक मटेरियल, हाईली क्रिस्टलाइन रॉक्स, यानी कि आयरन टाइप, आयरन एंड निकल टाइप,
अगर एक लिमिटेड अमाउंट का प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है और उस अमाउंट ऑफ प्रेशर पे जितनी डेंसिटी होनी चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा डेंसिटी कोर पे पाई जा रही है, वो और भारी और घनत्व पाया जा रहा है, इसका मतलब कि फिर वो किसी और ही मटेरियल से बना है और वो मटेरियल है बहुत ही हैवी मेटालिक मटेरियल जैसे कि आयरन और निकल। तो हम यहाँ से इस कंक्लूजन तक तो पहुँच गए कि अर्थ का कोर आयरन और निकल का बना हुआ है। ठीक है, अभी हम बाकी आगे अभी बच्चों ये सिर्फ प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं, आपको अंत तक लेके जाएंगे। ठीक है, अंत में आएंगे सिस्मिक वेव्स पे, सिस्मिकोलॉजी में, लेकिन आपको एक आईएएस का स्टूडेंट होने के नाते ये सारे बेसिक्स बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका मेंस का आंसर तैयार नहीं होगा। तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा इंडस्ट्रियल एंड मीडिया ऑफ पावर, और आपको ये सारे लॉजिक इस वे में लिख दोगे तो 10 नंबर एक क्वेश्चन में 15 दे देगा, क्योंकि इतनी सुंदरता से सुरेंद्र सिंह भी नहीं दिखा पा रहा है, उसने भी कंसेप्ट को इतनी इजीली नहीं क्लियर किया। अब आप आगे चलिए। अब नेक्स्ट बकेड़ा खड़ा होता है डेंसिटी। ओके, कहते हैं डेंसिटी ठीक है, इतना को पता लग गया, बहुत है, ज़्यादा खोज भी मत करो। अब आती है बात टेम्परेचर। अब डिग्री की बात कर रहे हैं तो पहले तो जहाँ पे मिलने जा रहे हो, है ना, पहले तो यही देखोगे ना पानी का टेम्परेचर क्या है। पहले देखते हो पानी से पत्थर पुत्तर नहीं, पहले तो सिर गोटा गिट्टा नहीं, मेरा पानी जो छाल मार कर तो पहला देख लिया कि डेंसिटी कितना दिया रॉक की, अंदर कितनी सख्त चटाना। तो दूसरी बात देख लिया कि टेम्परेचर कितने -40 डिग्री का नहीं, हर बात एक जानते नहीं है। तो अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर से कंक्लूजन्स बहुत जबरदस्त निकलती हैं। क्या निकलती हैं? टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अर्थ का टेम्परेचर बड़े मैजिकल तरीके से बढ़ता है भाई। ठीक है, अगर हम जब ये बात करते हैं कि दिस इज अर्थ एंड दिस इज एटमॉस्फेयर, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे कितना टेम्परेचर कम होता है? 6.5, यानी कि 1000 मीटर जाने पे 6.5 ना। अगर आप अर्थ के इंटीरियर में जाओ ना तो कहते हैं 100 मीटर नीचे जाने पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। 100 मीटर जाने से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि 1000 मीटर में कितना, लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब ज़्यादा स्पीड के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली मैं चलूँ तो अर्थ का जो कोर है, अर्थ के कोर तक जाऊँ तो लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम इस रेट को, ये जो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट ऑफ रेट है पर 100 मीटर पे, इसको हम कांस्टेंट माने कि इसी रेट के साथ टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ के सेंटर में जाते जाते, तो इतना टेम्परेचर रेज हो जाना है कि जो अर्थ है ना, ये इस तरह से डिफरेंट रिंग्स हैं, डिफरेंट मटेरियल की लेयर्स हैं। मैंने अभी बताया डिफरेंट डेंसिटी जोन्स हैं, तो डिफरेंट मटेरियल्स हैं। अगर मैं इतना टेम्परेचर रेंज मानूं तो अर्थ का ये रीजन पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा और अर्थ अपने ही अंदर कोलैप्स कर जाएगी। जैसे आपने 10 या 12 आपने हाथ में आइस क्यूब्स रखी हैं, आपने मुट्ठी बंद की है, थोड़ी देर बाद आपकी मुट्ठी में क्या ही आ जाना है, मुट्ठी खुद ही कोलैप्स हो जाना है। चेक, 10-12 हाथ में बर्फ की सिलियाँ पकड़ी हैं, मेरे से बातें कर रहे हो, उतनी देर में मुट्ठी खुद ही बंद होगी। तो इसी तरह से अर्थ खुद ही कोलैप्स हो जाएगी, जैसे कि गुब्बारे की हवा निकाल देते हैं ना, वैसे अगर इतना टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का पता लगाने के लिए बड़े सारे प्रयोग किए गए कि टेम्परेचर अर्थ के अंदर कैसे बढ़ता है। इतना तो पाया गया कि टेम्परेचर तो बढ़ता है और भयंकर टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका प्रमाण कहाँ से मिला कि टेम्परेचर बढ़ता है? सबसे पहला प्रमाण है जो बोरवेल होते हैं। बोरवेल होते हैं, माइनिंग की जाती है, माइनिंग पानी भरने के लिए जो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, उनसे ये पता लगा कि नीचे नीचे जाने से टेम्परेचर बढ़ता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि टेम्परेचर बढ़ने का प्रमाण हमारे पास आ गया। कितना बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ये 2 चीजें रह गई, वो अभी पता लगा लेते हैं, है ना। बढ़ता है वो पता लग गया हमें। अब आगे गए ये लोग, इन्होंने क्या किया, हमारे अर्थ सरफेस पे डिफरेंट रीजन्स को देखो आप, तो अर्थ जिन प्लेटों से बना है ना, अर्थ जिन प्लेटों से बना है, उन प्लेटों की मूवमेंट को कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट।
तो जहाँ पर प्लेटें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करती हैं ना, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, आप यहाँ पे खड़े हो, ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो ये प्लेटें टकरा गई, यहाँ वालों को ज़्यादा नुकसान हुआ कि यहाँ वालों को, यहाँ वालों को, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज। दिस इज टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिविटी यहाँ पे फील हो रही, यहाँ पे नहीं हो रही। जैसे इंडिया में हिमालय रीजन इज द मोस्ट एक्टिव एरिया एंड कर्नाटका इज द मोस्ट डी एक्टिव एरिया। कर्नाटका में होता ही नहीं है, अर्थक्वेक का नामो निशान नहीं है वहाँ, ठीक है। तो इसी बेसिस पर जो टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है, जहाँ पे फॉल्ट बन गए हैं, खाइयाँ बन गई हैं, जहाँ पर भूकंप आते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि सबसे डीप कैसे जा सकते हैं। तो आपको लोकेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बताया गया अमेरिका में या फलानी जगह पे कोई फॉल्ट है, तो सिर्फ इतना आंसर नहीं लिखना है कि टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज में जहाँ पर बहुत ही इंटेंस फॉल्टिंग हो रखी है, वहाँ पे डीपली जा करके देखो कि वहाँ पर अगर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक जगह पर नोटिस है 45 किलोमीटर डेप्थ में, दिस इज टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया, टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया। तो टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया में नोटिस किया गया है कि यहाँ पर टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस, और एक नॉर्मल जगह पे यहाँ पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पर 40 किलोमीटर की डेप्थ में देखा गया है सिर्फ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया में सेम डेप्थ पे 1000 डिग्री सेल्सियस पाया गया, और इनएक्टिव एरिया में उसका आधा पाया गया। तो इससे ये पता लगता है कि जहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पे हमें अर्थ के डीप इंटीरियर में जो मटेरियल है वो ऑब्जर्व होते हैं। तो हमें वहाँ पे जो टेम्परेचर मिल रहा है वो उन मटेरियल का मिल रहा है जो कारणवश हमें दिख रहे हैं और हमारे थर्मोमीटर को ऑब्जर्व हो गए, और जो टेक्टोनिकली स्टेबल एरिया है वहाँ पे हमें वो मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो हमें वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। हमें ये पता लगा कि अर्थ के अंदर जाने से टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन कितने भयंकर तरीके से बढ़ता है यहाँ से पता लगा कि एक जगह पर टेक्टोनिक एक्टिव एरिया है, वहाँ पे 43 किलोमीटर की डेप्थ पे हमने थर्मोमीटर लगाया, तो वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, इसलिए नीचे का मटेरियल मैग्मा लावा या जो भी है वो ऑब्जर्व होता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर माशाल्लाह है 1000 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे रीजन में 40 किलोमीटर की डेप्थ पे मशीन पे 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इससे अब ये पता लगता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ इंक्रीज नहीं होता अर्थ के इंटीरियर में, यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज का कोई रोल है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, यूनिफॉर्म नहीं है। अर्थ के ऊपर के एटमॉस्फेयर की बात करें तो फंडा यूनिफॉर्म है ना, लेकिन इंटीरियर भी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अब वो पता लगाएंगे कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने, एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, अलग अलग एग्जांपल है इसमें। सबसे पहली अगर हम बात करें तो आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे आप, दिस इज कॉन्टिनेंट, ठीक है, दिस इज ओशन फ्लोर। ये छोटा सा कॉन्टिनेंट बनाता हूँ ताकि ये बता दें कि ओशन फ्लोर फिगर्स के साथ नहीं बताऊंगा, मैं नॉर्मली बात बता रहा हूँ। जब इन्होंने कॉन्टिनेंट से ड्रिल मारनी शुरू की, कॉन्टिनेंट से ड्रिल मारी है तो टेम्परेचर बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली, ठीक है। यहाँ से जब ड्रिल मारी तो देखा जितने जितने मीटर नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर बड़े भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन जब यहाँ से ड्रिल मारी तो नोटिस किया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन इस रफ्तार के साथ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजिंग बीनीथ द अर्थ बट विद डिफरेंशियल रेट्स, नॉट विद कांस्टेंट रेट, ठीक है। टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही लेकिन बढ़ने की रफ्तार बदल जा रही है, डिफरेंट रेट के साथ बढ़ रहा है, ओके। तो इस कंक्लूजन से एक चीज पता लगी कि जब मैं कॉन्टिनेंटल सरफेस पे हूँ, वहां से ड्रिल कर रहा हूँ, तो इमीडिएटली टेम्परेचर रेज हो रहा है
और जब मैं ओशियन क्रस्ट पे हूँ, दिस इज ओशियनिक सरफेस, मैं यहाँ से जब अंदर जा रहा हूँ तो टेम्परेचर उतनी स्ट्रांगली नहीं रेज हो रहा है। इट मीन यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही रेडियो एक्टिव मटीरियल है, रेडियो एक्टिव मिनरल्स। यहाँ से ये कंक्लूजन मिली कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स कहाँ पे सक्रिय हैं? कॉन्टिनेंट्स पे, नॉट इन द ओशियन फ्लोर्स। इट इज इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, नॉट इन द ओशियनिक क्रस्ट। ओके, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल, मैंने पहले दिन एक लेक्चर दिया था कि रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होता है जब वो डिके होता है तो वो क्या करता है? हम हाई पैमाने पर एनर्जी रिलीज करता है और वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें मिलती है। आई बात समझ में? तो जहाँ पर बहुत रैपिडली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इससे प्रमाण हमें ये मिलता है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटीरियल सक्रिय है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटीरियल उतना सक्रिय नहीं है, और नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। आई बात समझ में? तो ये साइंटिस्टों ने यहाँ तक कंक्लूजन कर ली है, साइंटिस्टों ने यहाँ तक कंक्लूजन कर ली। उल्टा और जबरदस्त कंक्लूजन की है। अगर आप यहाँ से डेप्थ में जा रहे हो तो यहाँ आते आते आपको सपोजिटली यहाँ आते आते आपको 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसी सेम लेवल पर यहाँ पर अगर मैग्मा बाहर आ रहा है और यहाँ पे क्रस्ट फॉर्म हो रही है ना, तो अगर मैं बात करूं कि अर्थ के नीचे एक सिस्टम है, दिस इज मैग्मा चैम्बर। मैग्मा जो होता है ना अर्थ के अंदर, जो मैग्मा, व्हाट इज मैग्मा? दैट इज सेमी मोल्टन रॉक्स। मैग्मा क्या होता है? सेमी मोल्टन रॉक्स, अर्ध पिघली हुई चट्टानें, आधी पिघली हुई चट्टानें। तो ये जो सेमी मोल्टन रॉक्स का जो चैम्बर है, अर्थ के नीचे ब्लॉक है, अगर मैं उसकी अपर लिमिट को लूँ, उसकी अपर लिमिट ये होती है, जब ओशियन फ्लोर्स दूर जाते हैं तो जो लावा बाहर आता है वो जम के यहाँ पे क्रस्ट बनाता है, क्योंकि इसमें थोड़े टाइम में जम जाना होता है, ठीक है। तो दिस इज अपर लिमिट ऑफ द मैग्मा चैम्बर एंड दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द मैग्मा चैम्बर। तो अगर मैं नोटिस करूं तो अपर लिमिट ऑफ द मैग्मा चैम्बर 0 डिग्री सेल्सियस है और लोअर लिमिट ऑफ द मैग्मा चैम्बर कहीं ना कहीं आप नोटिस कर, वहां पर बुक में लिखी होगी फिगर, 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, ठीक है, ठीक है। तो अपर लेवल ऑफ द मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ही कम है, लोअर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इस डेप्थ में आते आते 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया कॉन्टिनेंट में, लेकिन ओशियन में यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है। तो इससे भी पता लगता है कि कॉन्टिनेंट पे बहुत बड़े पैमाने पर मटेरियल कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से हीट रिलीज होती है, ठीक है। और ये जो मैग्मा चैम्बर जो कि इतना गर्म था, यहाँ पर और यहाँ पर भी जैसे ही ऊपर आया ये ठंडा हो गया यहाँ तक आते आते, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंट कंक्लूजन उन्होंने बताई हैं। अब इन कंक्लूजनों से कहना क्या चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं, ये अर्थ है, ये मेंटल है, ये कोर है। तो आपको एक अच्छे बच्चे की तरह मैं समझाना चाहते हैं कि ये जो अर्थ है इसका ये जो मेन रीजन ये वाला है, दिस इज क्रस्ट इतनी मोटी नहीं बना सकते, जैसे हम क्रस्ट को बहुत बारीक बनाना होगा। ये रॉ फिगर है, इसको जेन्युइन फिगर में मान लेना, क्योंकि क्रस्ट के 2 पार्ट हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट के भी 2 पार्ट होते हैं। तो अगर नॉर्मली हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में टेम्परेचर आपको मिलेगा 1100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मली अगर आप मेंटल की बात करें तो मेंटल में टेम्परेचर मिलेगा आपको 3700 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप कोर की बात करो तो कोर में आपको मोटा माटी टेम्परेचर मिल जाएगा 4300 से 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर है, ठीक है। 1100 डिग्री सेल्सियस, देन 3700 डिग्री सेल्सियस, देन 4300 से 6000 डिग्री सेल्सियस, ओके। कुछ ये है लेवल टेम्परेचर का, ठीक है। लेकिन अगर आप डेप्थ की बात करो तो कोर कहाँ पे लाई करता है? सरफेस से कुछ सरफेस से कुछ 6500 किलोमीटर की डेप्थ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कोर लाई करता है, नॉर्मल सी बात है।
आपने नॉर्थ पोल से साउथ पोल डायमीटर पढ़ा था ना, कितना था? 12 या 13, 12 या 7 13, और नॉर्थ पोल का ऊपर 12,713, उसका हाफ कितना हुआ? 6353। तो अगर एक्चुअल फिगर चाहिए ना बच्चों, तो यहाँ पे 6353 लिख लेना, और अगर गड़बड़ फिगर चाहिए तो 500 ऑलमोस्ट। तो यहाँ क्योंकि क्रस्ट लेवल एक नहीं है, क्रस्ट पे कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, तो मैंने एक वैसी फिगर लिख दी है 6500, ठीक है। तो क्योंकि वो ना मेरे बच्चों नॉर्थ पोल से साउथ पोल था, ठीक है, लेकिन अब इसमें ये मानना है कि साउथ पोल में अंटार्कटिका भी आता है, उसको भी खोदना है हमें, ठीक है। तो पूरी गहराइयाँ हैं भयंकर, क्योंकि हमें अर्थ के बाहर खोद के निकलना है। एक बंदे ने अर्थ के कोर से शुरू हुआ है और उसे अर्थ के बाहर निकल के सांस लेनी है, तो सारी एनोमलीज को हमें लेके चलना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आऊँगा 6500 किलोमीटर तक आते आते टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000, अगर मैं एक्सट्रीम फिगर भी लूँ, है ना। तो हर किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर मान लूँ तो हर किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? बहुत ही कम, वेरी मच लो। और हमने फिगर पहले कितनी पढ़ी थी कि हर 100 मीटर पे 2 से 3 डिग्री बढ़ता है। तो उस फिगर से, यानी कि अपर क्रस्ट में डिक्रीज होने वाली फिगर से, अगर फाइनल कोर के टेम्परेचर को मैं वेरी कर मिलाऊं और अगर फिर डेप्थ को मिलाऊं, तो डेप्थ के साथ ये टेम्परेचर वेरी नहीं करता है, और ये टेम्परेचर फिगर इस रेट ऑफ डिग्री इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर से वेरी नहीं करती है। इससे ये पता लगता है कि टेम्परेचर डिक्रीज्ड रेट के साथ इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद डिक्रीज्ड रेट। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब प्रश्न ये उठता है कि इस टेम्परेचर का स्रोत कहाँ है? सोर्स कितनी है? 150 किलोमीटर। अगर आप नॉर्थ पोल पे खड़ी हो या आप कहीं खड़ी हो और तो अंदर देख रहे हो अर्थ के कोर में, तो कितनी डेप्थ है? कितने 100 किलोमीटर है? 650 किलोमीटर है ना, डर क्यों नहीं? तो 6500 किलोमीटर डेप्थ है। टेम्परेचर है, मैं एक्सट्रीम वैल्यू ले रहा हूँ, वैसे 43 डिग्री है, मैं ले रहा हूँ ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये जो अर्थ है, आपने यहाँ से बोरवेल बनाना शुरू किया, आप यहाँ तक आए, आप देख रहे हो यहाँ के टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से यहाँ तक आते आते 60 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। तो अपर लेयर में हम देख रहे हैं कि 100 मीटर जाने पे 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर उसी रेट से टेम्परेचर बढ़े तो 6500 किलोमीटर की गहराई आते आते टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए? लेकिन एक्चुअल में अर्थ का टेम्परेचर कोर का कितना है? तो बाहर कितना टेम्परेचर था सरफेस में? 40 डिग्री। कोर का कितना है? 6000। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, लेकिन उसी रेट से बढ़ा क्या जिस रेट से अपर लेयर में बढ़ रहा है? हर 100 मीटर पे 2-3 डिग्री सेल्सियस। उस रेट से बढ़ता तो ये फिगर होगी थी 25,000 डिग्री सेल्सियस। ये फिगर है इतनी, जो इससे ज्यादा है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी। तो इट इज इंक्रीजिंग बट विद डिक्रीजिंग रेट। रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो डेप्थ में जाते जाते घटता जा रहा है, ठीक है। आप मतलब कहने का मतलब आप खाना तो खा रही हो, लेकिन सुबह आप 6 रोटियां खा रही थी, शाम को आप 4 खा रही हो, रात को आप 2 खा रही हो, सोने टाइम 1 खा रही हो। तो आप खा तो रही हो, रोटियों का लेवल तो बढ़ा, 6 + 4 + 3 + 1, लेकिन रेट कम हो गया आपका खाने का, रफ्तार कम हो गई आपकी खाने की। सही बात समझ में? ठीक है। अब हम प्रश्न उठता है अगला कि सोर्स कौन सा है भाई? तो 2 सोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट, 2 सोर्सेज, वन इज रेडियोएक्टिव डिके, रेडियोएक्टिव डिके,